आईपीएस जैसे लोग इस राजस्थान सरकार में नौकरी भी की है और अन्य पदों पर भी वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 14-15 साल से वो स्कूलें बंद पड़ी है, वो छात्रावास बंद पड़ा है, लेकिन उस सामान्य सीट के ऊपर हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं है। मैं पिछले 20 साल से वहां निरंतर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष कर रहा हूं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। और अभी 2 महीने से मेरी मांग रखकर वहां लगातार धरने पर बैठा हूं। पिछला जब उपचुनाव हुआ था सरदार शहर के अंदर, तो मैं हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल के साथ में गांव-गांव में घूमकर उन मुद्दों को उठाया, उस छात्रावास की मांग को उठाया, बाबा सेवा सदन की मांग को उठाया, अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग को उठाया, अन्य और भी बहुत सी मांगे थी जिनको मैंने उस उपचुनाव में उठाकर सरदार सर की तहसील को यह विश्वास दिलाया कि चुनाव आने से पहले मैं इन सभी मांगों को पूरा करवाऊंगा। उसके बीच में आप लोगों से वोट मांगने आऊंगा। साथियों, 2 महीने से मैं धरना लगा कर बैठा हूं और मेरे समाज के सभी 36 कौम के लोगों के लिए खुशी की बात है कि मैंने सरदार शहर में 2 महीने पर धरने पर बैठकर वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लगाने की जगह उपलब्ध करा दी और वहां पर काम शुरू करवा दिया। उसके बाद में वहां पर अम्बेडकर सर्कल और अम्बेडकर वाटिका, सर्वोदय छात्रावास, बाबा सेवा सदन स्कूल और 3 बीघा अम्बेडकर पार्क और जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। इस काम को मैंने वहां सफलतापूर्वक करवा कर दम लिया है। साथियों, अभी भी मेरा धरना जारी है और मेरी मांग है सरकार से। सरकार मुझसे कहती है, ओमकार वाली आपकी बातें मान ली गई है, आप अपना धरना समाप्त करो। लेकिन मैंने सरकार से कहा, आचार संहिता लगने से पहले अगर आपने मुझे स्वीकृतियां नहीं दी तो ये धरना जारी रहेगा। तब सरकार के लोगों ने मुझसे कहा, आचार संहिता लगने से पहले ये आपकी सभी मांगे मान ली जाएगी, पूरी कर दी जाएगी और आपका काम शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, जो घोषणा उपचुनाव में हुई थी उसको 2 महीने पर मैंने धरने पर बैठकर उसको सरकार से पूरी करवाई है और ये आने वाले चुनाव के अंदर सरदार सर की जनता इसका आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पर बोलने का समय मुझे कम मिल रहा है साथियों, और भी बहुत सी बातें हैं देश की, प्रदेश की, राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन समय कम होने के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि प्रदेश भर के साथ यहाँ के लोकल नेताओं को बोलने के लिए भरपूर मौका दिया जाए, भरपूर समय दिया जाए, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के मेयर रफू खान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। हमारे यहाँ से सालासर के श्री राम जालूराम जी बेरा सर, हमारे किसान बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद हमेशा से साथ रहा, उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आए। चंद्राराम जी और पेमाराम जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा लालचंद जी मुंड, जिन्होंने पिछले दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में इन दोनों पार्टियों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन लालचंद जी के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करें और मुख्य मंच पर आए, आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन। लालचंद जी, थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि आप अपनी बात को सारगंभित करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज इस सालासर की धरती पे जो सत्ता संकल्प यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो इस मंच पर मंचासीन सभी मेरे नेतागण और पूरे राजस्थान से कोने कोने से आए हुए किसान भाइयों, माताओं और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, सारा ने राम राम साहब। आज आप
सारा लोग राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई के लिए सालासर बालाजी के पावन धरती पर हम शुरू करने जा रहे हैं सत्ता संकल्प यात्रा। तो मेरा तो यही कहना है कि जो आगाज आज हनुमान जी बेनीवाल करने जा रहे हैं, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप पूरे राजस्थान भर में कोने कोने से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हनुमान जी आएंगे। और आने वाले 2 महीने बाद में चुनाव है, तो 5 साल से जो व्यक्ति आपके लिए संघर्ष कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए आप आने वाले नवंबर महीने या दिसंबर में चुनाव है, तो इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता की चाबी सौंप के और हनुमान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और आप सब लोग समझदार हैं, हमेशा जो नौजवान साथी हैं वो तो हनुमान जी का खूब सहयोग कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। और अब जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपने इस काफिले में शामिल हो रही हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सालासर की धरती से जो आगाज करने जा रहे हैं, आप इसको सफल बनाएं। और मैं आने वाले नवंबर महीने में चुनाव है, तो ये आपसे विश्वास चाहता हूं कि आप आरएलपी को सत्ता सौंपें। जो किसान की, मजदूर की, गरीब की लड़ाई है वो हनुमान जी लड़ रहे हैं। अगर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में बदलाव होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बारी बारी से राज करी है, लेकिन अपने लिए कोई नहीं कर रहा है। दोनों खुद की जेब भर रहे हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। अब की बार बदलाव करना है और ये आज संकल्प लेके आपको जाना है कि अब की बार परिवर्तन करके रहेंगे। आप सब लोग परिवर्तन करो और आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं, तो आपसे बड़ा विश्वास है, आशा रखते हैं कि आप निश्चित रूप से परिवर्तन करोगे। इसी के साथ राम राम साहब। थैंक यू। और जैसी हलचल देख करके आपको इस बात का अनुमान हो गया होगा कि अपना नेता हनुमान बेनीवाल कुछ समय बाद में अपने बीच में पहुंचने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आपकी एनर्जी को एक बार संचय किया जाए, ये देखा जाए कि अब भी आप में हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए, सुनने के लिए कितनी की एनर्जी बची है। मैं 2-3 जयकारे लगा करके आपकी एनर्जी को देखना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा जेपी बांगड़वा जी से कि आप आएं और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। जेपी बांगड़वा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राम राम, सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम। आज इस सालासर की पावन धरा पे हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल संकल्प यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, उसमें पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज हमारे लिए, आप सबके लिए वैसा ही बहुत शुभ दिन है। आज के दिन हमारे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उनका जन्म दिवस है। उनकी भी ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, वैसे तो हमारी पार्टी की जब मीटिंग होती है तो एक हमारी पार्टी की विशेषता है कि सारी पार्टियां जितनी भी मीटिंगें करती है उनमें सब में साधन भेजती है, पैसे देती है जब लोग इकट्ठे होते हैं। और हमारी पार्टी की, हमारे सुप्रीमो की एक व्यवस्था है, हमारे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे महबूब के लिए ऐसी दीवानगी है कि एक संदेश पे पूरे राजस्थान के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने किराए से, अपने भाड़े से।
ये बहुत बड़ी बात है। पैसे देके अगर कोई पार्टी 2 लाख आदमी इकट्ठे करती है, लाख आदमी इकट्ठे करती है, अगर हम अपने पैसे अपने किराए से आते हैं, अगर 20,000 भी आदमी होते हैं तो वो 2 लाख 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस यात्रा से ये संकल्प लेके जाएं कि आने वाले 2 महीने में विधानसभा चुनाव है और हमारे सब साथी, युवा साथी और जितने भी मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, मेरा बुजुर्गों से विशेष निवेदन है कि आपने 75 साल कांग्रेस और बीजेपी को वोट दिया है। एक बार हमारी पार्टी आरएलपी, हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को एक बार देकर देखें। हमारे जो कैंडिडेट जीतेंगे या हमारी पार्टी सत्ता में आएंगी, हम कोई वहां चिपकेंगे थोड़ी, पहले वाले चिपकेंगे क्या? 5 साल बाद में चेंज करते हो आप। तो हमारी पार्टी अगर सही काम नहीं करेगी तो हमें भी चेंज कर देना। आप एक मौका तो दो, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। एक बार आप मौका दें। हनुमान जी में बहुत ऊर्जा है, बहुत काम कराने की क्षमता है। सरकार ना होते हुए भी दिन में हजारों लोगों के काम वो करवाते हैं, करते हैं। प्रशासन पे उनकी भारी पकड़ है। प्रशासन के जो लोग हैं वो उनके काम को ना नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि एक बार मौका है, बहुत अच्छा मौका है। कांग्रेस में फूट है, बीजेपी में फूट है, और तीसरा अगर मोर्चा कोई राजस्थान में है तो वो आरएलपी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2 महीने बाद में जब भी चुनाव आए तो आप आरएलपी को वोट दें। आरएलपी पे एक बार विश्वास करें, आरएलपी अपने आपके विश्वास पे खरा उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अगले वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि मात्र 1 मिनट में अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। कमलेश जी चौधरी आमेर विधानसभा से आप आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में भाई विवेक जी मात्रा, उनसे निवेदन को मंच पे आए। भाई साजाद खान जो ब्यावर से आए, उनसे निवेदन रहेगा वो मंच पे आए। और समय की कमी को देखते हुए संक्षिप्त में अपना भाषण भाई कमलेश। आज भगत सिंह जी जयंती के उपलक्ष्य पर उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, और साथ ही इस सालासर की पावन धरा को नमन करते हुए आज हमें एक संकल्प यहां से लेके जाना है कि 2023 में इस लड़ाके को मजबूत करके राजस्थान की विधानसभा में बैठकर राजस्थान की सीएम की कुर्सी पर हमें बैठाना है। ये संकल्प हमें अपने आत्मविश्वास के साथ लेकर गांव और डैनी के अंदर बैठे उस व्यक्ति को बताना है। अगर कोई लड़ने वाला है, कोई अगर गरीब की बात करने वाला है, तो हनुमान बेनीवाल है। इस हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का सीएम बनाने के बाद अगर आप देखोगे प्रत्येक किसान और जवान का स्वाभिमान और मान सम्मान बढ़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान सम्मान देने के लिए। ये सत्ता से संकल्प इस बात का संकेत है कि राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में छात्र नेता भाई बाता सुरेंद्र दोतड़, अरुण भाकर, इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेता जिनका मैं नाम ले सका, मैं उनसे निवेदन है कि मंच के दाईं तरफ आके कार्यकर्ता आप नोट करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब एक व्यवस्थागत निवेदन आपसे रहेगा कि ये जो मुख्य कॉरिडोर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अगर आप हैं, हनुमान बेनीवाल के नुमाइंदे के रूप में आप हैं, तो मात्र 1 मिनट में अगर मुख्य कॉरिडोर को खाली कर दे। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा दानाराम जी गीठाला बीकानेर से, आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन अति संक्षिप्त में हमारे बीच में रखें, अति संक्षिप्त में। मैं उदयलाल जी डांगी से निवेदन को मंच पे आए। जोरदार तालियां एक बार उदयलाल जी डांगी के लिए। हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। एक जोरदार जयकार आप सबकी तरफ से। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
आज सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये रथ प्रत्येक विधानसभा की ओर निकल रहा है। आज बड़ी संख्या के अंदर सुजानगढ़ विधानसभा से पधारे आप सभी किसान, नौजवान, महिला, युवाओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आगाज बहुत ही शानदार किया है और निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट हमारे पक्ष के अंदर आएगा, ऐसा संकल्प आज आप सबको यहां से लेकर जाना है। मेरे भाइयों, आपको इस बात का याद रखना है कि पिछले 5 साल के दौरान जब भी किसान संकट के अंदर था, चाहे पहलवान संकट के अंदर था, चाहे दलित संकट के अंदर था, चाहे शोषित संकट के अंदर था, कोई भी आदमी अगर संकट के अंदर था, उस वक्त हनुमान बेनीवाल आपकी आवाज बनकर पूरी मजबूती के साथ आपकी पैरोकारी कर रहा था। अब समय आ गया इस कर्ज का बदला चुकाने का। हमें मजबूती के साथ बिना किसी दूसरी बात की परवाह किए बगैर हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2023 के अंदर सत्ता के अंदर लेकर आना है। इस बात का संकल्प आपको यहां से लेकर जाना है। हनुमान जी हमारे बीच पधार चुके, 2-4 जानदार नारे आपको लगाने हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, जिस शख्सियत का इंतजार अपन सब लोग इस सत्ता संकल्प यात्रा के शुभारंभ के लिए कर रहे थे, वो शख्सियत अपने बीच पहुंच चुकी है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचितों का नेता कैसा हो? किसान कमेरी कौम का नेता कैसा हो? राजस्थान की आवाम का नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। मुख्य मंच पर हनुमान जी के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं आए और सामने खड़े लोगों से निवेदन रहेगा, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। राजस्थान की आवाम का नेता कैसा हो? आज सालासर की इस सरजमी से सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर के सालासर से शुरू होकर के संपूर्ण राजस्थान भर में गूंजेगी। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके, ऊपर हाथ करके हनुमान बेनीवाल का सालासर की सरजमी पे स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब थोड़ा व्यवस्था की बात भी हम लोग करेंगे। ये डी के अंदर पत्रकारों के और वरिष्ठ जनों के लिए ये स्थान आरक्षित है और आप लोग जो सामने खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। ये हमारी माता बहनें बैठी है, इनके आगे आप लोग खड़े हैं, आप नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए आप। और ये गैलरी पूरी खाली कराएं, वॉलंटियर्स जो भी हैं ये पूरी गैलरी आप खाली कराएं। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा, अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा भाई रोई जी गुजर से कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन, अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। वो रोई जी गुजर का भाषण हो तब तक आप सारे लोग व्यवस्थित हो जाना। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले तेजाजी महाराज की, बोले देवनाथ भगवान की, बोलो सालासर बालाजी महाराज की। मंच पर विराजमान राजस्थान के नौजवानों के हृदय सम्राट, नागौर से सांसद बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग जी, पूर्व मंत्री रामस्वरूप कसाड़ा जी, बड़ी बहन इंदिरा जी, वे
क्रांतिकारी साथी, मेरे दाएं और बाएं बैठे राजस्थान के करुणाई के रूप में युवा शक्ति, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको कि जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ, राजस्थान के कोने कोने से युवा चल के आते हैं। आपके इस जोश को देखकर कहना चाहता हूं कि बुलावा नहीं भेजा जाता, कि बुलावा नहीं भेजा जाता। जंगे स्वाभिमान में योद्धा खुद चल के आते हैं, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल गांव गांव शहर शहर ढानी निकला है। जब बद्री माफिया के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे राजू बावरी की हत्या का प्रकरण हो, चाहे नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया, तो यही किसान का बेटा सबसे पहले आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए नागौर से चल के दिल्ली ने बगावत कर ली है। नादान बुज़दिल ना समझ लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से डरने का, किसको खौफ है? रे तलवार तेरे को झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। एक व्यवस्थागत निवेदन, ये मीडिया वाली पंक्ति आप खाली कर दें। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा रामनिवास जी तेतरवाल से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। अति संक्षिप्त में अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बाबूलाल रामनिवास जी तेतरवाल। एक बात मेरे साथ जोर से बोलेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस सालासर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे आरएलपी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब एवं सम्मानित मंच, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस सालासर की पावन धरा से राजस्थान के सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल चुकी है, जिसका एक उदाहरण आपके सामने है। आज जितनी इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, निश्चय ही आपने निश्चय कर लिया है कि आने वाला जो समय है और जो सत्ता होगी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में होगी और इस सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा बाबूलाल जी कुलदीप से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बाबूलाल जी कुलदीप का स्वागत और सम्मान। आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता के रूप में आप हैं। आज सालासर की पावन धरा हनुमान जी के मंदिर सालासर दरबार के दर्शन करके हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, युवा दिलों की धड़कन, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाले सतीश कौम के मसीहा, पूरे हिंदुस्तान में अगर वर्तमान में अगर सच्ची सेवा के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पूरे हिंदुस्तान में सतीश कौम की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति है तो हनुमान जी बेनीवाल है। आज हमारे बीच में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति आज सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बनकर जो हिंदुस्तान की 36 कौम की सेवा करने के लिए जो पिछले 20-25 साल से रात दिन सेवा कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच में विराजमान है और सत्ता परिवर्तन के लिए बालाजी के दर्शन करके हमारे बीच में अभी पधारे हैं। हनुमान जी बेनीवाल बालाजी की पावन धरा पर वो जो खुद मुझे ऐसा लगता है कि इनके वीर तेजाजी महाराज की और हनुमान जी और रामदेव जी की शक्ति निहित है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भाइयों, मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। पूर्व वक्ताओं ने पूरे राजनीतिक समीकरण के बारे में और हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। जब सुजानगढ़ विधानसभा की क्षेत्र की बात करता हूं,
2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में हुआ और सुजानगढ़ में 2.5 साल पहले जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कैंडिडेट के रूप में सीताराम जी नाइक साहब को साहब ने कैंडिडेट उतारा और 34,000 वोट लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम किया। वो हनुमान जी बेनीवाल का ही करिश्मा है। जब उपचुनाव के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो चुपके आए थे, मारवाड़ी में कहावत है कि चोर के पांव नहीं होते, वो चुनावी साल है और सुजानगढ़ की विधानसभा की जनता जो इन्होंने वोट दिया वो बाढ़ हो रही थी, लेकिन 28 तारीख का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जलवे की मीटिंग को देखकर उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और 27 तारीख को धीरे से 31 मिनट में आकर के बालाजी के दर्शन करके चुपचाप चले गए। यह होती है चोर के पैर नहीं होते। उन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा के जब उपचुनाव में मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करा था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मैं सुजानगढ़ का 150 बेड का हॉस्पिटल जब तक नहीं बनाऊंगा सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में पांव नहीं रखूंगा। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि जो छापर जो पुलिया बाईपास है, ये पुलिया नहीं बनेगा तब तक मैं सुजानगढ़ की विधानसभा में धरती पर पांव नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा था कि बालिका विद्यालय जब तक सुजानगढ़ में बनकर कंप्लीट नहीं होता, अशोक गहलोत सुजानगढ़ की धरती पे पैर नहीं रखेगा। कल आके गया अशोक जी गहलोत से झूठा कोई व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इस बात का प्रमाण है, आप मीडिया में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए। उपचुनाव में उन्होंने बरगलाकर वोट लेने का काम किया था। यह है कांग्रेस के नेता, जब कार्यकर्ता से मिल नहीं सकते, संवाद नहीं कर सकते, चुपके हेलीकॉप्टर से आए और चुपके गए। यह हनुमान जी बेनीवाल का करिश्मा। हनुमान जी बेनीवाल आपकी ताकत पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान को दिखाना चाहते हैं, आपकी ताकत पर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकर्ता अगर निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा कर सकता है तो हनुमान जी बेनीवाल ही कर सकता है। भाइयों, इन लोगों ने 2.5 साल में सुजानगढ़ के प्रशासनिक तंत्र को ले लो, इन कार्यकर्ताओं को ले लो, भ्रष्टाचार की नगरी बना के रख दिया। पानी की बात करें 10-10 दिन पानी नहीं आता, बिजली की बात करें किसानों को बिजली नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं होते, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, थाने में FIR दर्ज नहीं होती, कोर्ट कचहरी में जाए, तहसीलदार के पास जाए, SDM के पास जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। यह तो सौभाग्यशाली हो आप सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता कि हम हनुमान जी बेनीवाल के नाम से आप लोगों के काम करवाते हैं। यह विधायक जो बोल नहीं सकता। सुजानगढ़ 50 साल पहले जिले की मांग चल रही थी, सुजानगढ़ ने 36 कौम की जनता ने जिला बनाने की मांग की। इस अनुभवहीन विधायक ने जिला बनाने का रोकने के लिए अगर अहम रोल अदा किया है तो मनोज मेघवाल ने किया है। आने वाले 2023 में अगर आप जनता इनको बख्शती हो तो ये फिर तांडव मचाएंगे और गरीब जनता को ठगने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आपको इस बात आश्वस्त कर सकता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल को आप जिताते हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के विधायक बनाकर आप भेजते हो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी छोटी मोटी राजनीति का कार्यकर्ता हूं, आदमी के काम करने से पता लग जाता है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जब प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिला बन सकता है, जब राजसमंद रात को जिला बन सकता है, जब हनुमान जी बेनीवाल अपने योद्धा थे उनको रात को छुड़ाने का काम कर सकते हैं, तो सुजानगढ़ जिला भी रात को बना सकते हैं। ये हनुमान जी बेनीवाल में ताकत है, ये आपको सोचना है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। आपको देखिए, आज देखिए हमारे पास कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, हम साहब को फोन करते हैं, रात को 3 बजे फोन करते हैं तो हमारी बात सुनकर हमारे पास रिटर्न आता है और वो काम होता है। ये हनुमान जी बेनीवाल की ताकत है। बालाजी महाराज की असीम कृपा हुई है कि आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने पूरे राजस्थान के चुनाव की जो आज यह शुरुआत की है, हम सबको दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी बेनीवाल को ताकत के साथ ये प्रमाणित कर देना है कि हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से RLP का ही उम्मीदवार जिता के भेजेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके आप हनुमान जी को ये सबूत दिलाओ कि हम दोनों।
भाइयों देखो, आने वाले समय में अब 2-3 महीने में चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक है इस मंच पर विराजमान। हनुमान जी बेनीवाल के साथ जिस तरह राम जी के साथ लक्ष्मण जी ने इस पापियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हनुमान जी के साथ नारायण जी बेनीवाल इन भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है पुखराज जी गरज साहब भी विराजमान है। मेरी बड़ी बहन इंदिरा जी जो अपने मेड़ता से विधायक है, सभी विराजमान में इस पावन धरा पर सुजानगढ़ विधानसभा की धरती पर मैं आप सबका तहे दिल से पूरे मंच को बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सुजानगढ़ की जनता 3 दिन के बुलावे पर हजारों की संख्या में आए हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने की जो आपने जो ये यहाँ सौगंध खाई है, आप इस सौगंध को लेके जाना और बालाजी महाराज के दर्शन करके आप यही संकल्प ले जाना कि आने वाले 2023 में इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ के फेंकेंगे और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 100 सीटें लाकर हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान का मुखिया बनाएंगे। भाइयों, मैं इस बात लोग कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। शिक्षा की दृष्टि से आज सुजानगढ़ पिछड़ा हुआ है। 50 साल में एक भी कॉलेज नहीं खुली। आज खियूसर नागौर की बात करें, 5-5 नवोदय विद्यालय, 10-10 महाविद्यालय, या आप कंपैरिजन कीजिए कि किस व्यक्ति ने काम किया। पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, यहाँ इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल फेल। मैं तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपको पुनः हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आज से बालाजी महाराज के दर्शन करके हनुमान जी बेनीवाल ने बालाजी महाराज से जो मंगत मांगी है वो विधानसभा क्षेत्र से सुजानगढ़ से पूरी करके भेजनी है। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं 22 साल कांग्रेस में रहा। मैं दुर्भाग्यशाली था कि मेरे को मंच पे बोलने की अनुमति नहीं थी। आज पूरे हिंदुस्तान के एक नेता के सामने और पूरे राजस्थान की लेवल की एक पूरी मीटिंग हो रही है, उसमें एक रेगड़ समाज का लड़का आपके सामने दाड़ के बोल सकता है। इसे कहते हैं हनुमान बेनीवाल। मैं माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछाना बंद करे, राष्ट्रीय लोकतंत्र में विश्वास जताए। एक बार हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करके भेजे, फिर देखिए किस तरह 36 कौम का काम होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग आए। विशेष तौर से मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति आई। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, राम राम साहब। थैंक यू। इस जोशीली आवाज के लिए एक बार जोरदार ऊपर हाथ कटा करके तालियां बजाएं। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, पिछले दिनों हुए उपचुनाव में दोनों पार्टियों को दांतों तले अंगुली दबाने वाले हम सबके लाडले नेता सीताराम जी नायक से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपना वक्तव्य थोड़ा सा संक्षिप्त में रखें। उसके बाद अपन सत्ता संकल्प यात्रा का शुभारंभ यहां से करने जा रहे हैं। सीताराम जी नायक, एक बार जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। आज सालासर की पावन धरा पर राजस्थान की सत्ता व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता संकल्प यात्रा निकालने के लिए आपके बीच आए। मेरी बात शुरुआत करने से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, नागौर सांसद, सबके दिलों की धड़कन खीमसर विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, शेरनी की तरह दहाड़ने वाली मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी बहन, हमारे पुखराज जी गरग साहब विधायक महोदय,
सम्मानित मंच, मेरे भाइयों, राजस्थान में आप देखते आए हो, राजस्थान की दिशा और दशा सब आपके सामने है। भाइयों, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधेयक हैं जो सभी समाजों के लिए दहाड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, और केंद्र में तो 24 सांसद और भी बैठे रहते हैं, पर वो नींद लेकर के कबूतर की भांति बैठे रहते हैं, और हनुमान जी बेनीवाल शेर की भांति 27 कौम की आवाज उठाते हैं और काम करते हैं। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ मजबूत करें। आज आप आए, हजारों की संख्या में आए, इससे मुझे लगता है कि ये सुजानगढ़ की विधानसभा की सीट भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के खाते में जाएगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करेगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। भाइयों, एक एक सीट हम जिता करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथों में देंगे। भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करेंगे और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे, तो किसान, दलित, मजदूर सभी हम खुश रहेंगे मेरे भाइयों। इसलिए अभी मेरे को कहा गया था ज्यादा नहीं बोलना, तो आज मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जब चुनाव है, ये चुनाव बिगल बजने को जा रहा है, जब चुनाव है तो बोतल का निशान है, याद रखते हुए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो। भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करो। आप दूर दराज ढाणियों से, दूर दराज से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, कोटपुतली से हमारे बीच में पहुंचे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता भाई रामस्वरूप जी कसाना से निवेदन रहेगा कि आप आए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके रामस्वरूप जी का स्वागत और सम्मान कीजिए। सालासर की इस पावन धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो परमादरणीय सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल, पुखराज जी गर्ग, सम्मानीय नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी और जितने भी जो मंच पर बैठे सम्मानित मंच, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि सालासर जी की इस पावन धरा पर जो है ऐतिहासिक रैली आपने यहाँ जो आयोजित की और विशाल जो जन समूह आप लोग आरएलपी पार्टी को जो समर्थन देकर जो प्यार और सम्मान हनुमान जी को दिया, ये विश्वास दिलाने के लिए कि जिस प्रकार से पूरे 4.5 साल और 5 साल होने को आए, राजस्थान में जब भी कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो सिर्फ राजस्थान में एक ही व्यक्ति है जिसकी तरफ पूरा राजस्थान देखता है कि जब भी हनुमान जी आएंगे गरीब की, मजदूर की, तो उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, हम सब लोग काफी लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सब ने जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है, उसका उद्देश्य है कि गांव ढाणी के अंदर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। आज जब भी हम लोग बात करते हैं राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार, हमारे सम्मानीय बेनीवाल जी की एक सोच है कि राजस्थान भयमुक्त हो, राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो, राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान हो, बिजली मुक्त किसानों को मिले, और उन सब के लिए सत्ता की आवश्यकता है। और वो चाबी जो सत्ता की ओर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो जनता जनार्दन जो आज यहाँ बैठी हुई है, वो इसलिए आई है कि सम्मानीय बेनीवाल जी को यह विश्वास दिलाने आए कि राजस्थान का प्रत्येक गरीब मजदूर किसान अब आने वाले चाहे कांग्रेस हो रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, और हम राजस्थान के अंदर किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसी के लिए जिस प्रकार का जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, मैं आज आप सबकी तरफ से विश्वास दिलाता हूं सम्मानीय बेनीवाल जी को। कई बार लोग कहते हैं कि सम्मानीय बेनीवाल जी पूरी रात नहीं सोते, दिन नहीं सोते। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों को, मेरे नौजवान साथियों को, और जो मेरी मातृशक्ति आई हुई है,
आज हनुमान जी बेनीवाल इसलिए नहीं सोते, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल जानते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार का भय का माहौल बना हुआ है, आज अगर हमारे लिए सम्मानीय बेनीवाल जी सोएंगे तो फिर आपको न्याय दिलाने का काम कौन करेगा, आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा। आज हम सबको ये आवश्यकता है, हम सब लोग ये विश्वास दिलाने के लिए इस पावन धरा पर आए कि आप सब लोगों की जो राजस्थान के अंदर सरकार बने और उसमें भागीदारी हो, इसके लिए आप जब भी विधानसभा के चुनाव हो और जब सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि बोतल का निशान हो और आपको उसके सामने वाला बटन दबाकर इस सत्ता पर कब्जा करना है ताकि हम सबको न्याय मिल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान। थैंक यू। भारतीय संस्कृति की आन बान और शान के प्रतीक सालासर की सरजमी के ऊपर हनुमान जी बेनीवाल का 51 किलो की फूलों की माला के साथ आप सब लोगों की तरफ से एक सामूहिक स्वागत किया जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा कि आप माला ऊपर लेकर के आए। आप पूरे सालासर की सरजमी की तरफ से, पूरे चूरू जिले की तरफ से, पूरे सुजानगढ़ विधानसभा की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल का 51 किलो की फूलों की माला के साथ आपका स्वागत और सम्मान किया जाएगा। मैं चाहूंगा आप अपनी अपनी जगह तालियां बजा करके आप अपनी तरफ से स्वागत और सम्मान कीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नाम दिया सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी कुलदीप, सीताराम जी नायक, पेमाराम जी और पूरी आरएलपी की सुजानगढ़ विधानसभा की टीम से सीताराम जी, बाबूलाल जी कुलदीप, जगदीश जी दूसा, दीनदयाल जी, कालूराम जी मैरिया, मुकेश जी गोयल, डालाराम जी सुतार, धनाराम जी मेघवाल, मनीराम जी जाखड़, गौरी शंकर जी डूडी, बने सिंह जी शेखावत, तुलसीराम जी कुकना, इन सबसे निवेदन है कि नेताजी को 51 किला की माला पहनाकर स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू। जिन जिन का नाम बोला आप मुख्य मंच पर आए और 51 किलो की फूलों की माला के साथ आप हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सम्मान कीजिए। और आप अपनी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सम्मान सालासर की सरजमी के ऊपर सीताराम जी और बाबूलाल जी कुलदीप से निवेदन रहेगा कि आप सामूहिक रूप से साफा पहना करके, एक साफा सामूहिक रूप से पहना करके आप भाई साहब का स्वागत और सम्मान, भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक बाबूलाल जी कुलदीप और सीताराम जी नायक, आप सामूहिक रूप से साफा पहना करके हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सम्मान करते हुए आप अपनी तरफ से एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत और सम्मान। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा प्रिया सिंह जी मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय, आप आए और आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में अति संक्षिप्त में रखें। प्रिया सिंह जी आप आए। प्रिया सिंह जी मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर, आप आए और आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और भाई साहब को मेरा प्रणाम और सामने बैठे मेरे भाई बहन उनको भी मेरा प्रणाम। राम राम। आज मैं बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैं आरएलपी टीम का हिस्सा हूं और ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि भाई साहब इतने अच्छे इंसान हैं, इनके विचारों से मैं इतना प्रभावित हुई हूं
जिसकी वजह से मैं इनसे जुड़ी हूँ और इनकी तरह निस्वार्थ भावना से निडर होके काम करना चाहती हूँ। मैं महिलाओं के हक में आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। आप लोगों को भी पता है कितने आजाद हैं हम लोग। क्या हमको हमारा अधिकार, हमारा हक मिल पाया है? हमारा हक और अधिकार तभी हमें मिलेगा कि एक किसान का बेटा गद्दी पे बैठेगा, दुख दर्द समझेगा हम लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के। जब सफल होगा राजस्थान, जब भाई साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी तरह सब संकल्प लीजिए कि इस बार का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी हो। कहते हैं महिलाएं बहुत निडर होती है, मैं भी मानती हूँ निडर होती है। और मैंने कल ऐसा चैलेंज भी लिया था, महिलाओं को कोई नहीं रोक पाया है। जब घर बसाने में महिलाओं का अहम योगदान है तो भाई साहब को जिताने में महिलाओं का अहम योगदान होना चाहिए। इसीलिए मैं आई हूँ। मैं महिलाओं के यही निवेदन करती हूँ कि भाई साहब के लिए तन मन और धन से जुड़ जाइए, जैसे मैं जुड़ी हूँ। खिलाड़ी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कोई सी भी प्रकार का ऑफर नहीं आया है। बीजेपी कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं दिया है, वो अपने वादे पूरे नहीं करती है, वो दूसरों के क्या वादे पूरे करेगी। आज तक हनुमान बेनीवाल जी ने वो सारे वादे पूरे किए हैं। आज तक जो निडर होके जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आरएलपी टीम का हिस्सा हूं और भाई साहब की हाथों में रह के मैं ये सब काम करना चाहती हूं। ये जो कल ये लावंडा है फतेहपुर के पास में, 15 साल की बच्ची का रेप हो गया और 3 लड़कों ने कर दिया, बच्ची को न्याय नहीं मिला है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि ये अंधी सरकार है, ये किसी की नहीं सुनती और ना सुनेगी। कहने को वादे करती है। कुछ दिन पहले कुएं में एक बच्ची का रेप करके डाल दिया था, वहां भी नहीं सुनी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप इस बार भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मेड़ता से विधायक बड़ी बहन के रूप में इंदिरा जी बावरी से कि आप आए और अति संक्षिप्त में आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप इंदिरा जी बावरी के लिए बजाएं। राम राम स्वाहा। आज सालासर धरती पर जो भाई साहब ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, आप लोग सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका स्वागत। मंच पर विराजमान आपके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, क्यूसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों। वैसे आज आपने एक ताकत दिखाने के लिए भाई साहब ने एक बड़ी सत्ता संकल्प यात्रा की रैली निकाले, तो आप लोग ने सबने 36 कौम ने मैं हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि सत्ता संकल्प यात्रा में आप लोग सब भाग ले और रैली को सफल बनाना, क्योंकि आने वाली टाइम आरएलपी पार्टी का खाता में होनी चाहिए। वैसे आज 36 कौम की बात मैं आपने बतानी चाहूँ, पहली तो मैं भी नहीं जानता, पर आज 5 साल से मैं भी देख रही हूँ, रात और दिन एक संघर्ष के अलावा और कुछ काम नहीं किया। कई लोग तो यही सोचते हैं कि सत्ता के पास जाए और अपना काम हो जाए। एक हनुमान बेनीवाल ऐसा आदमी है, हमेशा किसान, गरीब, दलित की बात सुने और आपके बीच में आवे, दुख दर्द हो जावे, जब आपके बीच में आ रहा आपकी हक की अधिकारी की लड़ाई लड़े। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सब 36 कौम मिलकर और ये रैली को सफल बनाए। धन्यवाद। राम राम। राम राम स्वाहा। आज सालासर धरती पर जो भाई साहब ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, आप लोग सब पधारिया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप इंदिरा जी बावरी के लिए बजाएं।
थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले और हनुमान जी बेनीवाल के हमेशा पीछे खड़े रहने वाले और ये सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं अपन सब के लिए करने वाले कीवसर से विधायक आदरणीय बड़े भाई के रूप में नारायण जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां नारायण जी बेनीवाल के लिए बजनी चाहिए। बालाजी महाराज की इस पावन धरा पे आज की सत्ता संकल्प रैली के अंदर मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई पुखराज जी गर्ग, बहन इंदिरा जी बावरी और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मंच पे जो उद्घोषक के रूप में मेरे भाई काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं करने वाले नींव का पत्थर, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मुझे इतना प्यार ना दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। इतने प्यार को कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नींव के पत्थर और हनुमान बेनीवाल जी को आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले मैं युवा साथियों को, मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों को दिल से प्रणाम करता हूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जोश और आप लोगों का हनुमान जी के प्रति जो विश्वास है, उसी की बदौलत आज देश प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की छवि आज पूरा देश देख रहा है। मैं चूंकि समय बहुत लंबा हो गया, 1-1:30 बजे का टाइम दिया था और वक्ता भी मेरे हिसाब से कई बाकी रह गए। मैं थोड़ी सी जो मंच पे विराजमान है उनको मैं व्यवस्था की बात में कह देता हूं, क्योंकि परिवर्तन, ये जो सत्ता संकल्प जो यात्रा है, हम लोग सत्ता का संकल्प यहां से लेके जाएं तभी परिवर्तन हम राजस्थान की व्यवस्था के अंदर कर पाएंगे। ये जो यात्रा है ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए ज्यों ज्यों आपके विधानसभा क्षेत्र में आए आप लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा, आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं सीताराम जी और कुलदीप जी को दूंगा और इनकी पूरी टीम, अमृता जी और जो मंच पे सुजानगढ़ और आसपास के लोग बैठे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं, ये लोग रात और दिन मेहनत करके और इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और इनसे हमें सीख लेके जानी है कि हनुमान बेनीवाल जी की सत्ता संकल्प यात्रा जहां भी पहुंचे, आप सबको बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम का आप लोगों को आयोजन करना है, क्योंकि राजस्थान की सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का काम हम सबको करना है और जागरण का काम हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की 75 वर्ष की आजादी के बाद राजस्थान में सोचा कि किसान के बेटे ने नई पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता दिलाई और सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष किया, आप लोग देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। सामने जो रथ खड़ा है, आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार और उनकी रैली की यदि बात होती तो किसी किसान के बेटे का फोटो आज तक रथों के ऊपर नहीं लगा। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि आज किसान के बेटे का फोटो राजस्थान मांगे हनुमान, आप देख लीजिए। इस सब चीजों को हमें गौर से सोच के, विश्लेषण करके और व्यवस्थाएं तभी बदली जाएगी जब किसान परिवारों के लोगों का, समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों का सत्ता के अंदर जब भागीदारी होगी तो हम सब मिलके राजस्थान की व्यवस्था को बदलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप सब लोगों को राजनीतिक रूप से जागना है, क्योंकि बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नींद का चैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपको जागृति लाके राजनीतिक रूप से और सत्ता की, राजस्थान की सत्ता के ऊपर किसान परिवार के लोगों का कब्जा करना है, तब सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएगी। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना योगदान देके और बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं दिल की गहराइयों से और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, राम राम, नमस्कार। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, भोपालगढ़ से विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले और शेड्यूल कास्ट से आकर के राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचने वाले हम सबके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी गर्ग से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें, मार्गदर्शन हमारा करें। आप आए, एक बार जोरदार तालियां पुखराज जी गर्ग के लिए बजें।
आज सालासर बालाजी के इस ऐतिहासिक स्थल पर सत्ता के संकल्प यात्रा के प्रारंभ पर मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और हमेशा हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में खड़े रहने वाले नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता से विधायक का बहन इंदिरा जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सभी का इस सत्ता के संकल्प यात्रा में आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा होगा आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है और आप उस शख्सियत को मजबूत करने के लिए, उस शख्सियत को एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने के लिए आप सभी लोग एक संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब ने प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी, चाहे दलितों पे अत्याचार हुआ हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हुआ हो, चाहे किसानों के मान सम्मान की बात आई हो, किसानों के हक अधिकार की बात आई हो, तो हमेशा सड़क से सदन तक किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया है, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा दलितों पे प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी अत्याचार हुआ हो, चाहे थाना गांधी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के तेजाराम मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे कर्नू और चामू का नायक समाज के परिवार के अत्याचार की बात हो, हमेशा प्रदेश के अंदर सबसे पहले और सबसे सख्त आवाज़ उन परिवार को न्याय दिलाने की अगर आवाज़ किसी व्यक्ति ने उठाई तो नाम है वो हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर चाहे गढ़साना प्रकरण हो, चाहे खंडेला प्रकरण, जिसके अंदर हमारे जो विद्वान वकील हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन लोगों को सुसाइड करनी पड़ी और उन लोगों ने भी उस सुसाइड नोट के अंदर, आत्महत्या नोट के अंदर यह उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमें न्याय दिलाएगा, तो प्रदेश के अंदर एकमात्र शख्सियत है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। तो आप हनुमान जी ने पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर दूर दराज ओटानी के अंदर व्यक्ति बैठा है, वो शायद दलित हो, किसान हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सभी लोगों के अंदर एक ऐसी आशा उत्पन्न कर दी, ऐसी लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न कर दी, ऐसा लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया। सभी लोगों को एक ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर राजनीति के अंदर कोई शख्सियत है जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, जो हमें न्याय दिला सकता है, जो गरीब के हक की बात कर सकता है, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आप ऐसी शख्सियत को प्रदेश की उस कुर्सी पर बैठाने के लिए आप सभी लोग आज एक संकल्प लेने के लिए हमारे इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल में हमेशा जो भी हुंकार भरी, चाहे बजरी माफिया की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के हक की बात हो, और चाहे प्रदेश के अंदर जो भ्रष्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने की बात हो, तो हमेशा जो अभियान चला है, जो पार्टी ने जो एक सिद्धांत के एक लक्ष्य लेकर जो काम किया है, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए, उस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपने के लिए, उस शख्सियत को उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग
सत्ता के संकल्प इस सभा के अंदर आप सभी ये संकल्प लें, आप सभी एक लक्ष्य लेकर जाएं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर हमारे सामने एकमात्र चेहरा हनुमान जी बेनीवाल और पानी की बोतल का निशान हो, उस व्यक्ति को आप जिताएं, ताकि जिस व्यक्ति ने आपके मान सम्मान के लिए, आपके हक अधिकार के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए 5 साल प्रदेश के अंदर सड़क से सदन तक जो संघर्ष किया है, उस व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठा सके। आप सभी लोग बहुत बड़ी तादाद में पधारे सत्ता के संकल्प इस यात्रा के शुभारंभ पर आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि आप जिस शख्सियत का पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा धन्यवाद मंच में विराजमान, क्योंकि सबके भाषण नहीं हुए, ये थोड़ी पीड़ा मन में भी है, क्योंकि आज प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन उनका स्पीच नहीं हो पाया। तो मैं भाई विवेक जी माचरा, महेंद्र जी डोरवाल सीकर, दानाराम जी, भाई विकास पचार, उदयलाल जी डांगी, हमारे वयोवर्ग और इस उम्र में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हमारे सत्ताराम जी देवासी जी, अनिल जी बारूपाल, उमेदराम जी बेनीवाल, चोमू से हमारे लड़ाकू नेता हमारे भाई छुट्टन यादव, लालचंद जी मूंड, धर्मेंद्र जी रावत, भाई शहजाद खान और सुजानगढ़ की महिला मोर्चा जो हमेशा एक्टिव रहता है, भाई अमृता जी, हमारे मोतीराम जी बाजिया, आदिल भाई और सरदार शहर से भाई ओंकार जी बाली, जेपी बांगड़वा जी, अनवर चौहान जी, राजू राम जी खोजा, भाई जेतारण से हमारे रोहित गुजर, मदन जी ढाका और पार्टी के महासचिव और हनुमान जी के साथ छात्र जीवन से कंधा मिलाकर लड़ने वाले भाई मनीष जी चौधरी, योगेश जी चार, दिलीप जी अंतरा, भाई मनुदेव जी सिंसिनी, हनुमान जी भाकर, रतनलाल जी नायक और 1-2 का नाम यदि मैं भूल गया तो मुझे माफ करना, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार कार्यक्रमों में रहते रहते कुछ हो सकता है। माधुराम जी चौधरी, सबका हो गया, और जिसका नाम रह गया मुझे, मैं लगभग बड़ा भाई हूं आपका, तो मुझे बड़े भाई को क्षमा करना। और बहुत दूर से हमारे किसानों का प्रतिनिधित्व हरदाराम जी पटेल, जो राजस्थान की गुजरात से सटी हुई सीमा से मिलते हैं, और दोहरी मन्ना का जो कार्यक्रम हुआ हमारा बजरी माफिया खिलाफ, उसके अंदर हरदाराम जी ने बहुत बड़ी मेहनत करके और बहुत बड़ा योगदान इन्होंने हरदाराम जी ने दिया। एक बार ताली जरूर इन सब मंचासीन अतिथियों के लिए। भाई हमारे बागड़िया जी बैठे हैं, इंजीनियर साहब, भाई कार्तिक डूडी और समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींच के इस पार्टी के जो एक बीज 2018 में हनुमान बेनीवाल जी ने लगाया, आज राजस्थान के अंदर उसको बहुत बड़ा वटवृक्ष बनाने का जिन्होंने भी काम किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। हनुमान जी बेनीवाल को अपन सुने, उनसे पहले 2 छोटे छोटे मान सम्मान। बाबूलाल जी कुलदीप से निवेदन रहेगा कि वो आए और सालासर बालाजी की मूर्ति हनुमान जी बेनीवाल को भेंट करके सालासर की सरजमी पे आप उनका स्वागत और सम्मान करें। बाबूलाल जी कुलदीप, आप भी अपनी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके सीताराम जी नायक हनुमान जी को गद्दा भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। सीताराम जी नायक हनुमान जी बेनीवाल को बाल हनुमान जी का गद्दा भेंट करके। डॉक्टर अमृता जी चौधरी, आप हनुमान जी बेनीवाल को जेली भेंट करके। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। और ये गद्दा राजस्थान की विधानसभा में अब की बार जाएगा।
और ये गद्दा आज सालासर से राजस्थान की विधानसभा तक सफर करेगा। और अब एक अमृता जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप हनुमान जी बेनीवाल को किसानों के औजार जेली भेंट करके महिलाओं की तरफ से आप उनका स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। महिला नेतृत्व के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हाँ बात थैंक यू। मंच को थोड़ा सा सुव्यवस्थित करें, मंच को जल्दी से सुव्यवस्थित करें। चलो नाम ले दो, पन्ना देवी जी चुनरी उठा ठीक। पन्ना देवी जी इंदिरा जी बावरी को चुनरी और आकर के उनका स्वागत और सम्मान करते हुए। थैंक यू। मंच को जल्दी से सुव्यवस्थित कर लें, 1 मिनट में मंच को सुव्यवस्थित कर लें। भैया थोड़ा सा जल्दी से मंच को जल्दी से सुव्यवस्थित कर लें, 1 मिनट में भैया जल्दी से आना। गुड़ा मलानी से आने वाले हमारे वयोवृद्ध किसान नेता भाई हरदाराम जी पटेल, आप सबसे एक बार राम राम करेंगे। राम राम। आज अपने सत्ता संकल्प यात्रा लेन बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और परिवर्तन होगा, जरूर होगा। राम राम, धन्यवाद। थैंक यू। और लीजिए, जिस शख्सियत को सुनने के लिए अपन सब लोग सालासर की सरजमी पे इकट्ठे हुए थे, सत्ता संकल्प यात्रा का शुभारंभ जिसके नेतृत्व में अपन करने जा रहे हैं, राजस्थान मांगे हनुमान बेनीवाल की तर्ज पर हुए आज के इस कार्यक्रम के जिस शख्सियत के पीछे अपन सब लोग इकट्ठे होते हैं और जिस रहनुमा के पीछे अपन हमेशा खड़े रहते हैं, किसान कमेरी कौम की आवाज बनकर के अपन सबका नेतृत्व राजस्थान की विधानसभा में पहले करते थे, अभी देश की लोकसभा में करते हैं। जन जन के लाडले नेता, अपन सबके प्यारे नेता, नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप आए, आप अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। उससे पहले मैं चाहूंगा पूरा पांडाल एक बार ऊपर हाथ करके, पूरा पांडाल ऊपर हाथ करके उनका स्वागत हो। पूरा पांडाल ऊपर हाथ होने। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचितों का नेता कैसा हो, राजस्थान का नेता कैसा हो। अब आपके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, अपन सबके लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल। ये रखो ना। सालासर की धरती पे आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले बालाजी महाराज की, बोले सालासर दरबार की, बोले तेजाजी महाराज की। आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। 1952 से लेके 2023 जिस दिन का इंतजार था राजस्थान के जनता को, आम आवाम को, कि हमारी खुद की किसानों जवानों की पार्टी एक दिन राजस्थान के अंदर जवान किसान का विश्वास जीतेगी,
और सत्ता का संकल्प लेके वो आगे बढ़ेगी। भाइयों, हमने इस यात्रा का नाम रखा है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम व्यवस्था परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो हमें सालासर बालाजी की धरती से, इस वीर भूमि से, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल बालाजी के यहां धोख लगाने आते हैं और कलयुग के अंदर बालाजी महाराज का बहुत बड़ा पर्चा है। जो यहां सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये शेखावटी की वीर धरा है जिसने देश को बहुत से सही सपूत दिए। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाइयां बॉर्डर पर लड़ी गई, चाहे हमारे ओलंपिक एशियाड के गेम खेल हुए, चाहे हमें शिक्षा की अलग अगर किसी ने जगाई तो शेखावटी इलाका, सालासर का इलाका जो राजस्थान के अंदर अपना अलग स्थान रखता है, नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और आज 1 नंबर से हम राजस्थान में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के आयोजकों को। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा। 24 तारीख को हमने बात करी कि 28 तारीख को यात्रा की शुरुआत करनी है। हमारे पे तो बालाजी की कृपा है, हर चीज हाथों हाथ होती है। कांग्रेस बीजेपी के पास तो 70 साल की सत्ता की ताकत है, अथाह धन संपदा, ताकतवर लोग, हाथों हाथ व्यवस्था और मिलाजुली का खेल। एक तरफ आरएलपी पार्टी है जो राजस्थान का मान सम्मान बचाने के लिए नौजवानों के और किसानों के दम पे, दलित पिछड़ों के दम पे इस राजस्थान में सत्ता संकल्प लेके निकली है। सत्ता का संकल्प, सत्ता हम प्राप्त करेंगे, संकल्प हमने लिया व्यवस्था बदलाव के लिए। भाइयों, 24 तारीख को समय दिया, 25 तारीख को तेजादशमी के बहुत से मेले थे राजस्थान के अंदर, और 2 दिन में 26 और 27 तारीख को आज बहुत बड़ा एक त्योहार है अनंत चतुर्दशी का, जिसकी वजह से हर गांव में 10-20 प्रोग्राम है। फिर भी ये जन सैलाब जो सालासर के अंदर उमड़ा है, इस ओर इंगित करता है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगेगा। ये राजस्थान के शेखावटी के नौजवानों ने ठान लिया। भाइयों, आज देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर किए और जो युवाओं का आइकन है, क्रांतिकारी युवा दिलों की धड़कन शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी है। और देखिए शुरुआत किस तरीके से हमने करी कि भगत सिंह जी की जयंती के दिन, और भगत सिंह जी को मैं भी एक आइकन के रूप में देखता हूं। मेरे घर में किसी नेता की फोटो नहीं है, किसान की फोटो हो सकती है, किसी खिलाड़ी की हो सकती है, क्रांतिकारी योद्धा की हो सकती है, शहीद की हो सकती है, या जो देश को आज़ाद करने के लिए लड़े थे उन योद्धाओं की हो सकती है। किसी नेता की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर पे नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस बीजेपी के तमाम किसान पुत्रों को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत है क्या कि तुम अपने घर में अपने लोक देवताओं की फोटो लगा लो। कोई को तो राहुल नाराज हो जाएगा, किसी के प्रियंका नाराज हो जाएगी, किसी के मोदी नाराज हो जाएगा, किसी के नड्डा नाराज हो जाएगा। पहली बार एक व्यक्ति ने प्रयास किया राजस्थान के अंदर, और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 25 साल लड़ते लड़ते मेरे निकल गए। ये जो मंच पे बैठे हैं ज्यादातर कई मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने के साथी हैं। ये जो टीम है, ये राजस्थान के अंदर जो नेताओं की टीम बैठी है, जिस टीम को देख के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा जाते हैं, वो समीकरण बनाने लग जाते हैं। उस सीट पे अगर वो आया तो क्या होगा, अगर उस पर वो आया क्या होगा। ये हनुमान बेनीवाल के इस पूरी टीम के संघर्ष का ही परिणाम है कि पिछले 15-20 साल तक जो लड़ाई हमने लड़ी, आज आपका प्यार और आशीर्वाद मिला। सालासर से
शुरुआत करने का यह भी कारण था कि मैं सालासर बालाजी का परम भक्त हूं और सालासर बालाजी से यात्रा की शुरुआत शेखावाटी से करके ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ भी नहीं, शेखावाटी बल्लभनगर के डांगी जी हम आप बैठे हैं, उदयलाल जी डांगी जो सेकंड नंबर रहते, 50,000 वोट लिए थे। बल्लभनगर से लेके सरदार शेर लालचंद जी मुंडिया बैठे, जो आखिरी चुनाव था उपचुनाव 47,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज आरएलपी को अपना भविष्य देख रहा है, आरएलपी को खुद की पार्टी मानता है, वो आरएलपी के नेताओं को अपने परिवार के सदस्य मानता है। भाइयों, सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर आपने थोड़े से समय के अंदर 33,000 के लगभग वोट देके मेरी ताकत को और राजस्थान के अंदर बढ़ाया। और इस बार आपका जोश देख के लग रहा है कि सुजानगढ़ सीट तो आ गई, लेकिन आसपास जो 100-150 किलोमीटर सीटें वो करीब करीब आरएलपी के खाते में आप डाल दोगे, ऐसा नौजवानों का जोश मुझे नजर आ रहा है। भाइयों, आज हमारी उद्देश्य का जो यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था का परिवर्तन, जब हमने नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन, हम चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी, किसान फटे कपड़ों के अंदर, फटी धोती, फटे जूते, वो थाने तहसील में जाए, थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, बिराजो आपका काम करता हूं। नहीं ये चौथ वसूली हो, ये ट्रक के मेरे भाई ट्रकों के फोन आते रात को, गाड़ी वाले, कोई पुलिस वाले रोक लेते हैं, कोई आरटीओ रोक लेता है, कोई गुंडे बदमाश रोक लेते हैं। मैं चाहता हूं ये चौथ वसूली का सिस्टम राजस्थान में खत्म हो, बिजली के थाने खत्म हो और खुशहाल किसान हो और खुशहाल राजस्थान हो। ये कौन करेगा? कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी, ये आरएलपी पार्टी राजस्थान की सत्ता के अंदर आई तो निश्चित रूप से ये काम आज आपका करेंगे। भाइयों, प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंता का विषय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात करी थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 17 महिलाएं दरिंदगी का शिकार हो रही है, 17 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के। महिला अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 नंबर पर नहीं है, 5 नंबर पे। मैंने कहा आप उसको 1 पे ले आओगे अगर इसी हालात ऐसे चलते रहे। और बीजेपी मौन है, बिना दूल्हे की बारात है। आप देखिए कितने उनके रथ है, कहाँ यात्राएं निकल रही है, 5-5, 6-6 यात्राएं एक साथ आ रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। अरे ये कौन से वाली आ गई? अभी तो गई थी कि जो सेकंड राउंड वाली थी वही यात्रा आ गई। सिर्फ लोगों को भ्रमित करके लोगों को बरगलाना, और इतने विज्ञापन कांग्रेस बीजेपी दे रही है अखबारों के अंदर, टेलीविजन में, कि आप उठोगे तो 5-6 पन्ने तो विज्ञापनों से ही भरे मिलेंगे। फिर पता लगेगा 1 नंबर पेज कौन सा है, उसको ढूंढने में पता 1 नंबर पेज कौन सा होता है। भाई विज्ञापनों से सरकार चल रही। अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और पायलट क्या कर रहे हैं आप भी जानते हो, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 4.5 साल में बीजेपी ने एक भी आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं किया। अभी जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके दरियावत में घुमाया, भारतीय जनता पार्टी ने टीम बनाई, हमारे विधायक भी गए। भाइयों, अमित शाह डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर आए, वहाँ ट्राइबल बेल्ट के अंदर, लेकिन उचित नहीं समझा कि 100 किलोमीटर दूर उस परिवार से मिलने जाऊं जिसकी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया था। और प्रियंका गांधी टोंक में आई, उसने उचित नहीं समझा। अगर उत्तर प्रदेश में घटना होती, वहाँ कोहराम मचा देते और कई तरह की बात करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अलवर की दलित युवती के वीडियो से लेके जिस तरह भीलवाड़ा के कोटड़ी में हमारे किसान की बेटी को दरिंदों ने जिस तरह भट्टी में रेप करके जला दिया, एम्बुलेंस थाने के अंदर जो रेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं। अब हमें हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए बालाजी की शरण के अंदर आया है। बालाजी के दरबार में धोख लगा के आज इस सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज सालासर की धरती से कर रहे हैं। भाइयों, ये देश के 22% मामले राजस्थान के अकेले के 22% मामले रेप के इस देश के अंदर। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 23 तक प्रदेश में 10 साल में कम उम्र के बच्चों के साथ 848 मामले सामने आए। बात करूं मैं बेरोजगारी की, मार्च 23 में राजस्थान में बेरोजगारी 26.35%। बेरोजगारी भत्ते की बात करी, कांग्रेस ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे,
बीजेपी ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। और क्यों कहा? क्योंकि आरएलपी पार्टी जवानों की पार्टी है, वो लड़ रही थी 18 के अंदर। आरएलपी पार्टी सत्ता में नहीं आ जाए, इनको वोट नहीं मिले। दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, लेकिन बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को नहीं मिला। हरियाणा के बाद बेरोजगारी में नंबर 2 पे अगर आता है वो राजस्थान है। कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने बेरोजगार बढ़ावा दिया और युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। छात्रों के हाथ में कलम की जगह या तो नशा है या पिस्टल और कट्टा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। उसका भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा, इस ओर हमें सोचना। पेपर लीक की घटनाएं, रिकॉर्ड टूट गए। वसुंधरा ने जिस तरह भर्तियां रद्द करी, पेपर लीक हुए। गहलोत ने बोला हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने वसुंधरा के सारे रिकॉर्ड तोड़ के हर पेपर लीक करवाया। मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग, सीएमओ के नजदीकी लोग पेपर लीक की घटना में लिप्त पाए गए। बड़े आंदोलन आरएलपी पार्टी ने किए, रीट का एक एग्जाम रद्द कराया, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। पेपर लीक खाली आरपीएससी नहीं, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तीनों पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त है। उनके मेंबर पकड़े गए, वसुंधरा के समय चेयरमैन पकड़ा गया, सलाखों के पीछे गया। लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं का जिनका नाम बार बार आया था, कोचिंग माफियाओं के साथ मिली भगत करके पेपर लीक के अंदर जो शामिल थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हाँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली वाले जरूर कर रहे हैं। किसी को डराना हो ईडी भेज देते हैं, डराना हो सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते, बाद में उसको फ्री कर देते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का मौका देते हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पाक साफ, और नहीं करता है उसका मानसिक शोषण करते हैं। मेरे यहाँ की एक नेत्री ने भी ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। आरोप मेरे पर लगा रही है कि हनुमान जी की कांग्रेस में चलती है, इसलिए मैं डर के बीजेपी में भाग गई। अरे मेरे डर से थोड़ी भागी, तेरा तो पूरा ससुराल, जितने लोग सारे ईडी और सीबीआई के रडार पे, कितने लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स और इन कंपनियों ने किया। कौन है इंडिया बुल्स, कौन है उस कंपनी की डायरेक्टर, कौन इंडिया बुल्स के मालिक है? जब आप सारी बातें जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, ईडी सीबीआई जेल में नहीं ठूसे, पकड़ के जुलूस नहीं निकाले, डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आरोप हमारे ऊपर, कोई हमें कहता है कि कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बताओ मैं कौन सी की बी टीम हूं, ये तो बताओ, एक तो तय कर लो पहले। मुझे लग रहा है कि दोनों सी टीम है, दोनों करप्ट पार्टियां हैं जो ऊपर से नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है। वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन ने राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया, गर्त में डुबा दिया। न तो युवा सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। किसान आत्महत्या करा कर्जे के बोझ के तले, और नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। भाइयों, किसान कर्ज माफी की बात दिल्ली और जयपुर दोनों ने करी। जब नागौर के अंदर मुकार रैली करी और मंदसौर में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई। उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित पंजाब के इलाकों के अंदर किसान कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार, राहुल गांधी बोल के गए, लेकिन बीजेपी भी शामिल हो जाए। 3 लाख करोड़ अगर धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ दिल्ली वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्ज माफी हमारी मांग है। और ये तीनों कृषि बिल जब आए देश के अंदर, भाइयों, उत्तर भारत में अगर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को छोड़ा और मंत्री पद को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे बैठा रहा अपने किसान भाइयों के लिए, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और आपके मान और सम्मान के लिए मोदी से टक्कर ली। मोदी से टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसानों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। उसको पता था कि नहीं तो ईडी मेरा कुछ बिगाड़ सकती और नहीं सीबीआई कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा। टोल मुक्त की बात हम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, एक आप सेस लगाते हो, रोड टैक्स लगाते हो और फिर टोल टैक्स, 3 लेयर का टैक्स दे रहे। टोल टैक्स किस बात का? सालासर से कोई ट्रक रवाना होगा, अगर वो चारों महानगरों में जाके वापिस सालासर आएगा
तो 30,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ेगा, 30,000 का। अगर वो 30,000 का टोल देगा तो कैसे कमा के खाएगा? आप भी बताइए। ये जनता के ऊपर टैक्स सीधा सीधा। मोदी जी कितना बेवकूफ़ बनाओगे देश की जनता को? बेवकूफ़ बनाने के अंदर तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की मजाक बन गई, कांग्रेस खात्मे की ओर है, इसलिए कांग्रेस को INDIA तथा कथित एक संगठन को बनाना पड़ा। एक तो कांग्रेस हुआ करती थी और एक INDIA, और एक हो गया NDA। मैं दोनों में ही नहीं हूं, न मैं NDA में हूं और न INDIA के अंदर। इस किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि नौजवानों के लिए जब अग्निपथ आया सेना के अंदर, अगर किसी ने बिगुल बजाया, लड़ाई लड़ी लोकसभा के अंदर, मजबूती से किसी व्यक्ति ने आपकी बात रखी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम किसान के बेटे हैं, हमारी किसान कौम ने हमारे देश की रखवाली करी। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ शेखावटी के बहुत से नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ादी फौज थी, आज़ादी से पहले, उसमें भी शेखावटी के वीर किसान के बेटे लड़ा के उस फौज में भी विदेशों तक संघर्ष करके आए थे। भाई अग्निपथ के खिलाफ अगर देश का कोई MP सांसद बोला, लड़ाई लड़ी, वो नागौर का सांसद था जिसने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। बात करें हम सशक्त लोकायुक्त की, एक मैं लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर 8 से 18 10 साल में लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 दर्जन FIR अलग अलग मामलों में दर्ज होनी चाहिए मुखिया के खिलाफ। मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। 8 से 18 कौन रहे? गहलोत वसुंधरा। FIR दर्ज कौन करेगा? पुलिस। कैसे करेगी पुलिस FIR बताओ? अपने CM के खिलाफ वो FIR दर्ज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो, इसको FIR दर्ज करने का अधिकार हो, जो ट्रायल चला सके, खुद मुकदमे का संज्ञान लेके और गिरफ्तारी कर सके। हम सशक्त लोकायुक्त की मांग राजस्थान के अंदर कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो और मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो लोग हैं वो इसके दायरे के अंदर आए। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो। जितने भी फर्जी आ गए, मैं तो इतना ही मेरा बता सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के अंदर आया तो इसकी पार्टी सत्ता के अंदर आई तो मैं जितने भी फर्जी एग्जाम हुए राजस्थान के अंदर, इसमें हो सकता है कुछ भी करना पड़े। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक गांव के अंदर 70 थानेदार बन गए। बन सकता है कोई ऐसा? पेपर लीक, हर पेपर आउट। कहां जाएगा मेहनत करने वाला आदमी? बताओ मुझे। हमें तो वोट की बात करके लोग डरा देते हैं। अरे साहब आप हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हो, अरे साहब आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल सारी जो आपके सपने हैं उनको पूरा करेगा। भाइयों, सरकार आने के बाद आयोग बना के नौकरियां लगाने में जोर जरूर आता है, लेकिन अगर फर्जी कोई बन गए उनको निकालने में जोर नहीं आता। आराम से उनको घर भेज सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं। एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएं। जब गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान आंदोलन चला, ये राज्यपाल और सब लोग बैठे, मुझे बुलाया और पहली बार हनुमानगढ़ के 200 किसान, डेलीगेशन जाता है 11-21 का, 200 किसान पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनके साथ बैठे, चाय नाश्ता किया, कई लोगों ने लंच भी किया और 2 दिन तक जो इनकी मांग थी वो पूरी हुई। लेकिन बाद में पंजाब में आंदोलन चलाए, कांग्रेस के इशारे पे अकालियों ने आंदोलन चलाया कि पंजाब का पानी राजस्थान कैसे जा रहा है। भाइयों, आज देखो पंजाब में क्या हालात हो गई, बाढ़ आने लगी। ईश्वर की कृपा थी कि बाद में बरसात हो गई और हमारी बात वहाँ रह गई। लेकिन आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। किसकी कमजोरी है? राजस्थान की सरकार की कमजोरी है। हमें ले आओ सरकार के अंदर, हिस्से का पानी छोड़ो, हिस्से के पानी से ज़्यादा पानी ले लेंगे, 100% से 110% पानी ले लेंगे। उसके लिए मजबूती चाहिए, मजबूती के लिए सरकार चाहिए। ERCP के जो हमारे 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, 13 जिलों के 13 MP भाजपा के हैं। लेकिन मोदी जी कह के मैं ERCP लागू करूंगा, अब कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस करेगी।
अरे मोदी जी इतना तो बेवकूफ मत बनाओ, किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित दिल्ली सरकार करती है, राष्ट्रीय कौन करेगा? दिल्ली वाले। आप कर दो। आपने दूसरी भी की है, कर्नाटक के अंदर चुनाव थे, कर्नाटक को विशेष पैकेज दिया, बड़ा आर्थिक पैकेज दिया। मैंने अभी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी इस बात को उठाया। राजस्थान में चुनाव है, ERCP की घोषणा करो, आप जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना अगर घोषित होती है, पीने का पानी और सिंचाई का पानी 13 जिलों को मिल सकता है। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि एक दूसरे की बयानबाजी से काम चलाते हैं। बीजेपी में भी बयानवीरों की कमी नहीं, कांग्रेस में बयानवीरों की कमी नहीं। बयान देना, फोटो छपाना, अपना बिजनेस करना, व्यापार करना और बच्चों को विदेश पढ़ाना और विदेशों में जमीन खरीदना और धंधा करना, ये काम हमारे नेताओं का रह गया। नेता कम, व्यापारी ज्यादा हो गए। लेकिन व्यापारियों को, नेतागिरी से जो व्यापारी बने, इनको ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस को हरा के अगर बीजेपी को जिता दोगे तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। भाइयों, लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ने में कितना जोर आता बताओ मुझे। एक पटवारी RI से नहीं लड़ सकते, एक पुलिस के कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते आप लोग, वो भी आपको परेशान कर सकता है। हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत, मोदी, अमित शाह, तमाम देश और प्रदेश के उन किसान विरोधी दूसरी ताकतें, सामंती ताकतें, बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से शेखावटी कांपता था, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल जिनके नाम लेने से नेता डरते थे, उनको भी अगर उनके अंजाम तक पहुंचाया। और नागौर के सांसद ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि काफी गंदगी साफ हो गई। और जो बची कुची गंदगी है, समय अगर मेरा आ गया तो वो भी सफाई का अभियान में स्वच्छ राजस्थान का अभियान चला के मैं कर दूंगा। बजरी माफिया के खिलाफ बताओ, चलाया किसी ने आंदोलन? 12 रैलियां राजस्थान में करी, 11 रैली। बजरी माफिया ब्लड प्रेशर और शुगर की गोलियां खानी शुरू कर दी उसने। आपको ध्यान है कि नहीं है? कब जेल चला जाऊं, कब क्या हो जाए। मैंने प्रयास किया कि मैं लड़ाई लड़ूं और बहादुरी लड़ाई नहीं लड़ता। ईडी दफ्तर के घेराव की एक बात हमने करी थी, कागज हमारे पास आ गए। ईडी के अंदर भी आने वाले 2, 5, 7, 10 दिन बाद मामला दर्ज करा देंगे। बजरी माफिया को चैन से नहीं बैठने दूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बजरी माफिया से मिली है। हमारा गरीब व्यक्ति अगर कोई घर बनाने के लिए रेत और बजरी लाता है, उसमें भी 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख का जुर्माना, ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। जिस तरह का तांडव बजरी माफिया ने मचाया, टोंक से लेके हर जगह जिस तरह हत्याएं किसान के बेटों की और हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहे, इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती। मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। भूमाफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर हावी है, जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन के अंदर घोटाला हुआ, आप बताएं मनरेगा में गहलोत सरकार का कितना बड़ा घोटाला, जल जीवन मिशन का कितना बड़ा घोटाला, जहां मंत्री का सीधा सीधा नाम आ रहा है और कई लोग छलाकों के पीछे चले गए। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। आप मजबूत रहें और ये सत्ता संकल्प जो यात्रा है, आप अपनी मजबूती इसी चीज से देख लें कि अगर आपने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लिया, किसान, SC, ST, OBC साथ आ गया, तो राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा। देखिए, मोदी ने अभी चुनावी साल के अंदर अचानक पार्लियामेंट बुलाई, पूरे देश में मैसेज गया, सारे MP परेशान, अरे एकदम चुनाव तो नहीं हो रहे, MLA परेशान हो गए, चुनाव नहीं करा दे हाथों हाथ। मैं कहता था हाथों हाथ नहीं करा सकते भाई, संविधान है। और दिया क्या? 33% महिलाओं को आरक्षण, वो भी कब? जनगणना, उसके बाद जो आपका डिलिमिटेशन, फ्री जेट 26 तक, 2026 तक नया डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण देंगे। तो अभी क्या किस लिए बुलाई लोकसभा? तो बाद में ही कर लेते आप लोग। आपने तो सब एक शगुफा छोड़ा इस देश के अंदर बरगलाने के लिए कि पता नहीं क्या आपने कर दिया, क्या नहीं कर दिया। मोदी जी, आपको अगर महिलाओं की चिंता होती तो किसान की पहलवान बेटियां, जिसको आपके सांसद ने जिनके साथ छेड़खानी करी, वो जंतर मंतर पे धरने पे लंबे समय तक बैठी थी, कोई नहीं गया था। देश का पहला सांसद उन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए गया,
नागौर का सांसद था, लोकसभा के अंदर भी उस चीज को पुरजोर तरीके से उठाया, नागौर के सांसद ने उठाया। दलितों पर बढ़ते अत्याचार राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध की घटनाएं राजस्थान में हुई, विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर किसी ने बात करी राजस्थान को, नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, स्टेट के अंदर जब कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, जब महेश जोशी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके दूसरे मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमारे जिले में एक हमारे समाज के विधायक के भाई ने, परिवार ने जब कत्ल किया एक दूसरे हमारे समाज के लड़के का, कौन आया सड़क पे बताओ मुझे? कोई नहीं आएगा। एक हनुमान बेनीवाल है, जहां आपको लग जाए कि सब तरह से थक चुके हैं, अब कौन सहारा बनेगा, तब कहते हैं चलो हनुमान जी के पास। अकेला व्यक्ति हूं, अशोक गहलोत से लड़ रहा हूं, और कोटपुतली जो कसना जी हमारे रामस्वरूप जी बैठे हैं, कोटपुतली के बाद शुरू होती है हरियाणा और दिल्ली, उसके बाद मोदी से लड़ाई शुरू हो जाती है। गहलोत से और मोदी से, दोनों से लड़ रहा हूं। प्रयास यही कर रहा हूं कि जो मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसका काम हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान को जगह दिया। अब जो बड़े बड़े घराने और वंशवाद की राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद कर दी राजस्थान में। हर जगह नए बच्चे आगे बढ़ गए, हर जगह नए बच्चे मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आज तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की इतनी बड़ी ताकत बन गई कि जरा सी भी बात होती है तो राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर आरएलपी के 50 जवान आ जाते हैं कि आरएलपी वाला आगे, प्रशासन पीछे हो जाता है। ये आरएलपी का जो झंडा है, जिस तरह लाल झंडा दिखाने से रेल रुक जाती है, इस झंडे को आगे कर दो सरकार पीछे चली जाती है। आरएलपी के झंडे के अंदर वो ताकत है। भाइयों, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बहुत से ठग यहाँ आते थे, बहुत से ठग आएंगे। कल मुझे कोई कह रहा था कि 2 दिन पहले सीकर में कोई कार्यक्रम हुआ, नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं किन किन लोगों को ले आए और वहां से भीड़ लेकर आ गए महिलाओं की। उनको कह दिया कि तुम्हें खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे, तुम्हें सालासर दर्शन कराएंगे। अरे उन्होंने कहा हमें कहाँ लेके आ गए? बोले हमारा तो काम ही यही है, हमने 70 साल यही धंधा किया, तो अब भी यही करेंगे, आखिर है तो वही लोग ना। तो भाइयों, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर कोई आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में टंकी फुल करा लो और पिछवाड़े पर लाद दो, वापस भाग जाएंगे हरियाणा। ये काम अपने को करना, क्योंकि पहले उन लोगों ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया उनका। आप ध्यान रखना इस बात का। ये समझ लो कि आपको आजाद करा दिया उन ठगों से, उन बेईमानों से, जो किसान के बेटों की हत्या करने वाली सरकार के अंदर पार्टनर बन के बैठे हैं। उन माफियाओं से इस राजस्थान को मुक्त करा दिया। और ये सारे बदमाश जो देश के, जो किसान विरोधी है, चोला किसान का पहन रखा है, नारा कोई सा लगाएंगे, सौदा कहीं करेंगे। ये राजस्थान, यूपी, दिल्ली के हालात जो बने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कहाँ तो हमारे 5-5 मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं है। और ये मोदी का पहला मंत्रिमंडल है जिसमें मजबूत एक भी मंत्री हमारा नहीं है। इसे देख के अंदाज लगा लो कि इनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर है। कोई नड्डा जी मिलेगा, कोई चड्डा जी मिलेगा, कोई दूसरा मिलेगा। हमें हमारे लोग चाहिए, और हमारे लोग इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और कांग्रेस के जिसको विधायक आपने बनाया, सुजानगढ़ जिला बनाओ का संघर्ष आप लोगों ने किया, मैं आपके साथ था, अब भी साथ हूं। इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूं कि मैं जो कहता हूं करता हूं। ये मेरा प्रयास हमेशा रहा है। सुजानगढ़ के अंदर आपने बहुत मजबूती मुझे दी, और हर आंदोलन में सुजानगढ़ सालासर के जवान, शेखावटी के जवान मुझे नई ऊर्जा देते हैं, पूरी ताकत के साथ लगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मंचासीन मेरे तीनों विधायक, प्रधान, हमारे संसदीय सचिव और सारे जिलों से आए हुए, बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक जो पूरी टीम आई है, हमारा पूरा आरएलपी का परिवार है। कुछ लोग आज यहाँ बोलने से वंचित रह गए, क्योंकि 6-7 बज रही थी। मैंने कहा कि 1-1.5 घंटा और बोल लिए तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं, बचेंगे नहीं कोई। तो मैंने कहा एक बार जो सुनने के लिए एक बार बात करें। अब ये सत्ता संकल्प यात्रा इस राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चलेगी। एक संदेश आपको देना चाहूँगा कि हम सब मिलकर, लोकल व्यक्ति है उसको ज़्यादा मौका दें उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ताकि लोगों को अच्छा लगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारे वालों को तो नंबर नहीं आया, हम आए संख्या के लिए और भाषण दूसरे देंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नौजवानों को एक बात ये भी कहना चाहूँगा
कि खाली भाषण से कुछ भी नहीं होता। भाषण तो कई लोग एक एक डेढ़ घंटा दे देते हैं, तो भाषण से कोई एमएलए एमपी थोड़ा ही बनता है। भाषण के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। मायावती को भाषण देते देखा क्या कभी? वो 4 लाइन पढ़ती है और मुख्यमंत्री रही, यूपी की रही कि नहीं रही। आज भी उसका मन होता तो लोगों से मिलती है, नहीं मिलती। लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं उसके सामने, क्योंकि उसके पास वोट की ताकत है। वो देश और प्रदेश के अंदर जहां आह्वान कर दे 2-5%, 10% वोटों को एकदम से घुमा देती है। तो जिसके पास वोट की ताकत होती है वो अपने आप मजबूत हो जाता है। और मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों में चलते हुए मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। किसान कौम का सत्ता पे कब्जा हो। मैंने तो 2018 के अंदर मेरी पार्टी को कुर्बान कर दिया था, कहीं नहीं लड़ाया, यहाँ भी मत लड़ाओ, यहाँ भी मत लड़ाओ। किसी ने रात को कहा मेरे मामा जी हो, किसी ने कह दिया मेरे चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने पैरों का हाथ डाल दिया। बताओ शर्म नहीं रही लोगों की? हनुमान बेनीवाल दिलेर व्यक्ति है, जो इसके घर आया उसका अपमान नहीं किया, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। इसकी वजह से ये 3 विधायक है, नहीं तो 15 विधायक इस अग्रिम पंक्ति में 18 के अंदर मिलते। भाइयों, मैं तो लड़ ली 5 साल की लड़ाई, देख भी लिया, लेकिन अब की बार मैं तमाम भाइयों को कहना चाहूँगा, सुजानगढ़ के अंदर भी उपचुनाव हुआ तो मेरे कई छोटे भाई कह रहे थे कि हनुमान जी अब की बार तो मास्टर जी चले गए, हमारा मन उनके बेटे के साथ है और उनके साथ जो ट्रेजिडी हुई, अब की बार आप तंग मत करो। 23 में सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। उन सब छोटे भाइयों को आह्वान करता हूँ, ये मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरे से पहले लोग लड़ जाते, मुझे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे मैं आया और कोई झंडा अगर मजबूत मिला होता राजस्थान के अंदर, मैं उसी झंडे को पकड़ के गांव गांव ढानी ढानी चला जाता। लेकिन जीरो से शुरुआत की, आप सबको साथ लेके चलना, 15-15 मिनट में आपको समझाना, साथ रखना। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हो, मेरा भाषण नहीं कराया, मेरा नाम नहीं लिया, इसके बुलाने से आगे मुझे फोन नहीं किया, मैं कहूँ जब भी आओ, फिर भी मैं तैयार हूँ। आपकी हर बात सुन रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी हर बात सुनते हो, आप मेरे से नाराज होते ही नहीं। मेरी पार्टी नहीं है, ये परिवार है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार। आप देखिए इसके अंदर तमाम जातियों के चेहरे मिलेंगे, सर्व समाज के चेहरे मिलेंगे। ये हमारी छोटी बहन जब प्रिया ने अभी आपके सामने भाषण दिया, इंटरनेट प्लेयर भी है। कसाना जी गुजर समाज के बड़े नेता हैं, यादव समाज के भाई छुट्टन है, रोहित है, तमाम शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप, देवासी समाज से देख लें आप, हर समाज, पटेल समाज, हर समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। भाइयों, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं बना पाई, हनुमान बेनीवाल और किसानों की आरएलपी पार्टी ने 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजे। उसके बाद तमाम उन समाजों को, चाहे वो नाइक समाज हो, चाहे बावरी समाज हो, चाहे रेगर समाज हो, जिनकी उपेक्षा पार्टियों के अंदर हुई, उनकी उपेक्षा मैंने नहीं होने दी। और हर समाज को बराबर का हक मिले, अधिकार मिले, प्रतित्व मिले, इस चीज का प्रयास किया। मैं इतना ही इस मंच से कह सकता हूं कि महिला आरक्षण बीजेपी कांग्रेस लागू करे कि नहीं करे, हम ये कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी बहनों को जो मेहनत करती है, जो जिताऊ हो, और जिताऊ के साथ साथ मेहनती हो, जीतने की स्थिति में हो और टिकाऊ भी हो। कई लोग कह रहे हैं कि आप टिकट किनको दोगे? जिताऊ और टिकाऊ। मेरे तीनों विधायक जिताऊ टिकाऊ थे। गहलोत ने भी डोरे डाले, अमित शाह ने भी डाले, मुझे छोड़ के नहीं गए। अगर छोड़ के चले जाते पार्टी टूट जाती। जो इंतजार लोग कर रहे थे वो करते ही रह गए और चुनाव आ गए। जिताऊ टिकाऊ, तो जिताऊ और टिकाऊ नौजवान और छोटी बहनें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार टिकट हम देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी मेहनत हमें और करनी होगी। 2 महीने का जो समय हमारे पास है, हर व्यक्ति तय कर ले, मुझे टाइम नहीं खराब करना है। सत्ता का संकल्प हमने लिया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जो 20-25 साल हमने खराब किए हैं, मिनिस्ट्रियां छोड़ी है 4-4, 5-5 बार, लोग अपनी गाड़ी की अगली सीट पे किसी को नहीं बैठने देता कि मेरी गाड़ी में ही बैठूंगा। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी, इस कौम का मान सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, किसानों का सम्मान देश में बढ़ाया। इस चीज की चर्चा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमाम लखनऊ के अंदर होती है कि राजस्थान का एक किसान का बेटा
जो अपनी कौम के साथ साथ किसान कौम की बात करता है, वो जाट, यादव, गुजर, मीणा, दलित, मुस्लिम तमाम समाजों की बात करता है। वो लोकसभा के अंदर कहता है कि मेरे राजस्थान में जाट, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल हाईकोर्ट के जज क्यों नहीं है? बनने चाहिए। आई रेजिमेंट बननी चाहिए, गुजर रेजिमेंट बननी चाहिए। गुजर जब आंदोलन हुआ, गुजरों ने शहादत दी, हम भी बराबर इनके साथ खड़े थे। हमारे 80 भाइयों को लील के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज ये ठग यहाँ पे इस समाज को बरगलाने के लिए आए हैं कि देखो देखो कांग्रेस ने आपका सीएम नहीं बना दिया, तो तुमने कौन सा बना दिया कि बीजेपी ने गुजर सीएम बनाया क्या राजस्थान के अंदर? किस बात का? तुम बना दो, चलो तुम घोषणा कर दो, दे देंगे वोट सारे के सारे। अरे उन्होंने उल्लू बनाया और तुम भी बनाने जा रहे हो, क्यों बनेंगे भाई? हम हमारे हिसाब से चलेंगे। हमारे मजबूत लड़के जीतने की स्थिति में, मैं तो ऐसा बैठ के बात करूंगा आपसे, आप चिंता नहीं करें। मेरी दोस्ती किन नेताओं से थी आप भी जानते हैं, ले हो सकता है कभी मैंने ऐसे बयान भी दिए कि क्या पता उनका जमीर जग जाए। जब मैं याद दिलाता हूं उनको उनकी ताकत, याद करो। एक वो फिल्म है ना जिसके अंदर पुलिस बेईमान हो जाती है और वो कहते हैं कि याद कर, वो तिरंगा में था ना कि याद करो जब तुमने वर्दी पहनी, जब क्या शपथ ली थी, याद करो। तो याद दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल बयान देता है कि याद करो तुमने क्या कहा था। अब याद नहीं है, मैं दिला सकता हूं, लेकिन मुझे याद है जो किसान कौम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो जो किसान कौम का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। किसान कौम का मतलब आप समझ गए? सारी हमारी जातियां जिनका कहीं न कहीं शोषण हुआ, हर जाति का शोषण हुआ, आप पूरे देश के अंदर देख लें, वो तमाम जातियां जिनके दुश्मन कौन है आप अच्छी तरह जानते हो। भाइयों, वोट की ताकत आपके पास है। 60 लाख से लेकर 80 लाख नया मतदाता इस बार वोट करेगा, पहली बार वोट डालता है भारतीय पार्टी को, और पहले वाला वोट और करेगा। कई कौन चीज छूट जाएगी? मैं कह रहा हूं आरएलपी अकेली आज 1 करोड़ वोट पे खड़ी, अकेली आरएलपी पार्टी 1 करोड़ वोट राजस्थान के अंदर ले रही है। और अगर हमारा गठबंधन बीएसपी, बीटीपी, बीएपी और अन्य छोटे दलों के साथ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं कि हम 1 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि नौजवान मचल रहा है। नौजवान ही सबसे ज्यादा, हर क्रांति का हीरो नौजवान है। नौजवान देख रहा है हमें कहाँ जाना है। अगर नौजवानों ने ठान लिया दिल्ली से बाड़मेर तक कि हमें कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाना है, तो 1 नंबर की पार्टी आरएलपी राजस्थान के बढ़ के उभरेगी। और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सत्ता के नजदीक आ गए, ये तो तय है कि आपके बिना सरकार किसी की नहीं बन रही है, लेकिन मजा नहीं आएगा कि 20-25 सीट आ गई, कोई मतलब नहीं। सीट आए 70 कम से कम, 80, 90, जब मजा आए। लाएगा कौन? आप लोग लाओगे। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, टिकटें उन्हीं लोगों को दूंगा, सर्वे भी करवा रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं, जो जीताऊ होगा और टिकाऊ होगा उसी को टिकट मिलेगी। ये भी मैं आपको साफ संदेश देना चाहता हूं। अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं है। अभी राजस्थान में एक भी व्यक्ति की कोई टिकट फाइनल नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी छोटी मोटी कोई सूची चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो मजबूती से राजस्थान अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ हमें दूसरी तरफ नहीं देखना है, हमें उन्हें उतारना है, तो कुछ उम्मीदवारों की सूचियां हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी से पहले हम जारी करें और उन लोगों को अपने काम पे लगाएं। वैसे टेलीफोन पे मैं सबको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि आप लग जाओ अपने काम पे। और अगर मैं एक बार कह देता हूँ, आपको विश्वास ये है कि दोबारा हाँ करने के बाद ना मैं नहीं करता। और ऐसे में किसी को कह दूँ हाँ आप काम करो, ध्यान रखेंगे, तो उसका मतलब टिकट नहीं है। वो तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा कौन? अरे लाने के लिए कहना पड़ेगा कि नहीं कहना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये थोड़ी आ जाओ मतलब एक के कौन से 15 टिकट थोड़ी मिलेगी। ये कह देंगे आप समीकरण बता दो, 50 इलाके के मौजूद आदमी रतनगढ़ वाले खड़े हैं, 50 मौजूद वकील साहब बता दो कि साहब सीट निकाल देंगे, ले जाओ टिकट, प्रचार कर दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है मांग तांग के मदद भी कर दूंगा और आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, प्रचार में भी आ जाऊंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। तो भाइयों इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अपने आप कोई पोस्टर छपा कर सोच ले कि मैं उम्मीदवार बन गया, तो मुझे आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ सबके सहमति से काम होता है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंच को आप देख लो, मैंने कार्यकारिणी इसलिए नहीं बनाई कि अभी एक बार आपकी सहमति लूँगा, सबकी सहमति लेके जितने भी भाई पार्टी के पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ हैं, सुख दुख के अंदर,
उन सबको एडजस्ट करूंगा। नयों को भी मौका देंगे, पुरानों को भी उनका अनुभव की आवश्यकता है, अनुभव के बिना काम कैसे चलेगा। सारे भाइयों को सबको एडजस्ट करेंगे, आपके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, किसी का प्रमोशन करेंगे, किसी को मेरे साथ रख लूंगा प्रचार के अंदर, किसी को और कमेटी का चेयरमैन बनाओ। आप चिंता नहीं करें, जब भी कार्यकारिणी आएगी तो आपको मजा आएगा कि जोरदार कार्यकारिणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने घोषित करी। आज से आप लग जाएं। आज हमारी यात्रा की शुरुआत सालासर बालाजी के धाम से हुई है और बालाजी की कृपा जिस पे हो गई उसकी बल्ले बल्ले। और बालाजी की कृपा इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे, हनुमान बेनीवाल पे, आरएलपी परिवार पे हुई है राजस्थान के अंदर। बालाजी का भक्त हूँ और निश्चित रूप से ये जो धन सैलाब आज इस त्योहार के दिन उमड़ा है, इस ओर इंगित करता है कि अपने अपने साधनों से, ये कोई लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने अपने साधनों से अपने भाई को मजबूती देने के लिए 100 रुपये लीटर का डीजल है, खुद भरवा के आए हैं। हनुमान जी चिंता मत करो, आप थको मत, हिम्मत मत हारो, हम इस बार आपको सत्ता के शिखर पे बिठाएंगे। तो नारे आप लगा रहे हैं, उन नारों से मुझे बार बार आप जोश भी दिला रहे हो। ऊर्जा लगातार बाड़मेर से लेकर भरतपुर और डूंगरपुर से गंगानगर तक शेखावाटी के बीच से जो ऊर्जा आपने समय समय में दी, उसी का परिणाम है कि मैं लगातार आपके लड़ा। और लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि एक से शुरुआत की, एक विधायक था, एक विधायक से एक एमपी, 3 एमएलए, 5 प्रधान, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, जिला परिषदों के मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, वार्ड पार्षद। राजस्थान में धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहा और इस कारवे को बढ़ाते रहेंगे। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि स्वच्छता अभियान के अंदर जो आपने बीड़ा उठाया 1 महीने के अंदर, ये टीम पूरी मंच पे बैठी है, आपके बीच भी बैठी है। मैं उन सब बच्चों को भी एडजस्ट करूंगा जिन्होंने मजबूती से स्वच्छता अभियान में काम किया और पार्टी की रीति नीति ढाणी ढाणी गांव गांव पहुंचाई। आप अचंभित हो जाओगे, स्वच्छता अभियान 1 महीने के अंदर 20 लाख से ज्यादा सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 महीने के अंदर बनाकर ये संदेश देश में दिया कि किसानों के बेटे की पार्टी, इसके लिए हर किसान समर्पित है, हर जवान समर्पित है। और माताओं बहनों का इतना बड़ा योगदान रहा। मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता था कि किस तरह माताएं मैंने खुद आरएलपी पार्टी के सदस्य बनाने के लिए और आरएलपी के वोट की अपील करते हुए जगह जगह आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगी। तो मातृशक्ति हमारे साथ है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में चलेगी, वो छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल के इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और कांग्रेस और भाजपा को घर बिठा के नया किसान राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। सम्मानित मंच और उपस्थित सारे लोग जो यहाँ पे आए, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक प्रमुख सूचना जो बूंदी से भाई प्रकाश चंद्र जी बंजारा, जिला अध्यक्ष बूंदी, अखिल भारतीय बंजारा समाज, ये पूरी टीम के साथ आए हैं।